नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शिक्षा। मेरा नाम तेजस है। मैं अपने मामा के घर रहता था। उनके घर में मेरी हालत एक नौकर से भी बदतर थी। मामी मुझे हर वक्त डांटती फटकारती रहती थी। अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ जड़ देती थी। मामा ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब गुस्से में होते तो बहुत मारते थे और अगर ज्यादा गुस्सा आता तो खाना तक नहीं देते थे। मैं कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रह जाता था। मैं उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रगति था। मामा उसे बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा घर के कोने में चुपचाप बैठी रहती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन वह मामा की बेटी थी, इसलिए मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मेरी ही उम्र की थी और मामा मामी की इकलौती संतान थी। मैं बस किसी तरह अपने दिन काट रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मैं बहुत लाचार और बेबस था, लेकिन मैंने ठान लिया कि पढ़ाई करके एक काबिल इंसान बनूंगा। वक्त बदला। मैं खूब मेहनत की और जब मैं एक सफल इंसान बन गया, तब मुझे पता चला कि मामा मामी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक निशानी अभी भी इस दुनिया में थी, जिससे मैं बदला ले सकता था। मैंने प्रकृति को अपने घर ले आया और उसे वैसे ही तकलीफें देने लगा जैसे कभी मामा मामी मुझे दी थी। मैंने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगा दिया, लेकिन ना जाने कैसे वह हमेशा कहीं ना कहीं चली जाती थी। एक दिन मैंने गुस्से में उसे धमकाया, अगर भागने की कोशिश की तो जमीन खोद कर तुझे दफना दूंगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, लेकिन उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब वह चुपचाप में घुस रही थी, मैंने उससे गुस्से में पूछा, इतनी सख्त निगरानी के बावजूद तू बाहर कैसे चली जाती है और किससे मिलती है, चरित्रहीन लड़की। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से तिलमिला उठी। शायद उसे लगा कि उसका चरित्र पूरी तरह साफ है, इसलिए उसे पहली बार अपना मुंह खोला। उसने जो सच बताया, उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय मेरे दिल में उसके लिए जो नफरत थी, वह खत्म हो गई। प्रगति हर काम में निपुण थी। इस घर में उसकी बहुत इज्जत थी, और क्यों ना होती, आखिर वह उनकी अपनी बेटी थी। वह मेरे साथ ही बड़ी हो रही थी। जब उसके माता पिता उसे इज्जत देते तो तब मैं उसे नजरअंदाज कर देता। धीरे धीरे मुझे नफरत होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन शायद इसलिए कि वह मुझसे बेहतर थी और मामा मामी की अपनी संतान थी। मेरे सामने उसे प्यार मिलता था और मुझे सिर्फ डांट फटकार। कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया गया, कभी भी उसे भूखा नहीं सुलाया गया, कभी भी उससे घर का कोई काम नहीं कराया गया। वह जो भी थी, इस घर की बेटी थी और मैं कुछ भी नहीं था। बचपन से ही मैंने सारी नाराजगी उस पर निकालनी शुरू कर दी थी। कभी उसके खाने में ज़्यादा नमक डाल देता, कभी उसकी चाय ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बना देता, कभी उसके कमरे की बत्तियां बंद करके भाग जाता और कभी उसे कमरे में बंद कर देता। एक दिन मैंने उसे जोर से धक्का दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। फिर एक दिन मैंने फिर से धक्का दिया और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन न वह रोई, न चीखी, न जाने किस मिट्टी की बनी थी। मैं उसके इस भोलेपन का और ज्यादा फायदा उठाने लगा, क्योंकि वह कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहती थी और न ही मामा मामी से मेरी शिकायत करती थी। लेकिन फिर वह दिन आ गया जब मामी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं प्रकृति को पीट रहा था, तभी मामी आई और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में गुस्से से लाल हो रही थी। उन्होंने तेज आवाज से कहा, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई है कि इस पर हाथ उठाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही उन्होंने मुझे जोर से तमाचा जड़ दिया। प्रगति एक किनारे सहमी खड़ी यह सब देख रही थी। हालांकि उसने कभी मामी से मेरी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैं खुद रंगे हाथ पकड़ा गया। मामी ने जब मुझे प्रकृति पर हाथ उठाते हुए देखा, तो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। वह जोर से चिल्लाने लगी, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। इस पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
मामी ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मुझे पता था कि अगर आज मैं यहाँ रुका तो रात को जब मामा आएंगे तो वे मुझे दोबारा मारेंगे। आखिर मैंने उनकी बेटी पर हाथ उठाया था और इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं। वे चाहते थे कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करता रहूं। उसी पल मैंने होशियारी दिखाई और खुद को बचाने के लिए मामी का हाथ झटक वहां से भाग निकला। मामी मुझे रोक रही थी और मेरे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन मैं घर का दरवाजा पार कर चुका था और रात के अंधेरे में मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। मामा हमेशा देर से घर आते थे और उस रात भी वे देर से ही आने वाले थे। मुझे उनके आने से पहले ही भाग जाना था और मैं भाग चुका था। मैं इतनी तेज दौड़ा कि मुझे खुद का होश नहीं था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि मामी बार बार चिल्ला रही थी, कहाँ भाग रहे हो? अगर कहीं भी गए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन मैंने किसी भी की भी बात नहीं सुनी। प्रगति जमीन पर गंभीर हालत में बैठी थी। मैं नंगे पैर और खाली हाथ सड़क पर दौड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाऊंगा। बस मुझे बहुत दूर जाना था। मैं इन लोगों से दूर जाना चाहता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, तब हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी, तुम्हें पाला था। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर में एक नौकर की तरह काम करो और हमारी हर बात मानो। मैं भागते भागते कई गलियां पार कर चुका था। मेरी सांसें फूल रही थी, लेकिन रुकना मेरे लिए मौत के बराबर था। आखिरकार मैं एक सुनसान गली के एक कोने में बैठ गया। मेरा शरीर भूख और थकान से जवाब दे चुका था। मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, 1 रुपया तक नहीं। मेरा पेट कई दिनों से खाली था। मैंने अपना सिर दीवार से टिकाया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। शायद मैं सो गया था। जब मैंने आंखें खोली तो दिन निकल आया था। मेरे कपड़े कीचड़ से गंदे हो चुके थे। मेरा शरीर अकड़ गया था। मैंने इधर उधर देखा। कुछ मजदूर सड़क पर जा रहे थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। मेरा पेट खाली था, जिसकी वजह से उसमें तेज दर्द हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह खाने का इंतजाम करना है, लेकिन कैसे? मैं चलता रहा। फिर चलते चलते मैं बाजार में के पास पहुंचा। वहां एक छोटा सा ढाबा खुला था, जहां से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मेरा मन हुआ कि अंदर जाकर कुछ मांग लूं, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी एक आदमी ढाबे से खाना लेकर बाहर आया। मेरी भूख और भी तेज हो गई। वह आदमी ग्राहक के लिए गरम आलू पराठे और चाय की ट्रे लेकर जा रहा था। मैं बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और झट से उनकी प्लेट से एक पराठा उठाया और तेजी से भागने लगा। मैं मुश्किल से 2-3 कदम ही भागा था कि किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लोग थे जिनकी प्लेट से मैंने पराठा उठाया था। उनकी आवाज़ सुनकर ढाबे के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। वे चिल्लाने लगे, अरे ये हमारा पराठा चुरा कर भाग रहा था। तभी ढाबे का मालिक वहां आ गया। अबे चोर, अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ, ढाबे के मालिक ने जोर से चिल्लाया। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बस एक पराठा खाने दो। लेकिन वहां कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। फिर ढाबे के मालिक ने मुझे अंदर खींच लिया। वो गुस्से से बोला, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। यहाँ खाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा, तभी तुझे कुछ मिलेगा। मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ढाबे की दीवारें चिकनाई से भरी हुई थी। फर्श पर पानी और गिरे हुए खाने के टुकड़े बिखरे थे। जब मैं अंदर गया तो देखा कि बावर्ची जी जलती आग और धुएं के बीच खड़े होकर खाना खाना बना रहे थे और पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ढाबे के मालिक ने मेरी तरफ देखा और फिर उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां झाड़ू रखी थी। उसने कहा, पहले यहाँ सफाई कर, फिर बर्तन धो। जो खाना बचेगा वही मिलेगा। उसके शब्दों में कोई दया नहीं थी। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैंने सिर झुका लिया।
झाड़ू उठाई और काम पर लग गया। भूख के कारण मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन कमजोरी से ज्यादा भूख ताकतवर होती है। सफाई करने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए खड़ा हुआ। गर्म पानी से बर्तन धोते थे और बर्तन धोते धोते मेरा हाथ जल गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रात के आखिरी में जब सारे ग्राहक चले गए, तब मालिक ने मेरे सामने एक थाली रखी जिसमें कुछ चावल, सब्जी, दो पराठे और एक कटोरी दही थी, और कहा, ले इससे पेट भर जाएगा। मैं तुरंत खाने पर टूट पड़ा, जैसे बरसों से कुछ नहीं खाया हो। लेकिन जैसे तैसे जिंदगी कटने लगी। दिन रात में बदलते गए। ढाबे में काम करते हुए कभी मालिक की गालियां सुननी पड़ती, कभी धक्के भी मिलते, लेकिन कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल रहा था। मगर मुझे पता था कि जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चल सकती। मैं इस ढाबे में मर नहीं सकता था। मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन कैसे? न मेरे पास पैसे थे, न कोई सहारा, न कोई मदद करने वाला। मैंने सुना था कि कभी-कभी किस्मत अजीब तरीके से दरवाजा खटखटाती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन ढाबे में एक अमीर आदमी आया, जिसने सूट बूट पहन रखा था। बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ आदमी बहुत महंगे कपड़े पहने था। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ की दो उंगलियों में सिगरेट थामे हुए था। मैं ढाबे में प्रवेश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। मैं जल्दी से उसकी मेज साफ करने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने झिझकते हुए कहा, मेरा नाम तेजस है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया, जैसे उसे कोई दिलचस्प चीज मिल गई हो। मेरी फिर उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए छोड़ा है, या तुम अनाथ हो? मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं साहब, मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं यहाँ दो रोटी खाने के लिए काम करता हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम अपना भविष्य सुधारना चाहते हो? मैं हैरानी से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने पीछे मुड़कर उस ढाबे को देखा जहां मैंने कई दिन बिताए थे। फिर इस आदमी की ओर देखा जिसकी बातों में कोई जादू था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मेरे लिए एक तरफ वह जगह थी जहां मैंने मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थी, और दूसरी तरफ एक मौका था जो शायद मुझे फिर कभी न मिले। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। उसने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैंने ढाबे के मालिक की ओर देखा। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैंने उस गंदगी और बदबूदार जगह को आखिरी बार देखा जहां मैंने इतने दिन बिताए थे। बाहर गाड़ी खड़ी थी। चमचमाती बड़ी गाड़ी के अंदर बैठने की मीठी महक ने मेरे मन को शांति दी। मैं कभी इतनी आरामदायक सीट पर नहीं बैठा था। वह आदमी ड्राइवर के पास बैठा और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस बार बार सिगरेट पीता रहा। मैं चुपचाप खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर और जोश था। गाड़ी के बड़े बंगले के सामने रुकी। इतना बड़ा घर जिसे मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। मालिक उतर गया। मैंने ही भी हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और बाहर आ गया। घर में प्रवेश करते ही इतनी रोशनी थी जितनी मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। यह कोई घर नहीं, बल्कि एक महल था, एक चमचमाता महल। मैंने अपने मैले कुचले कपड़ों को देखा। मैं वहां पूरी तरह अजनबी महसूस कर रहा था। लेकिन वह आदमी सीधे अंदर चला गया। मैंने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर बिल्कुल चमचमाता हुआ था। उसने मुझे एक बड़े हॉल में बिठाया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद एक नौकर साफ सुथरे कपड़ों में आया और उसने मेरे सामने एक थाली रखी। थाली में तरह तरह के पकवान थे। मैंने हमेशा दूसरों को इतना खाना परोसते देखा था, लेकिन कभी खुद इतना नहीं खाया था। आज मेरे सामने एक थाली रखी थी जिसमें ढेर सारा खाना था। मैंने हाथ बढ़ाया और खाने लगा। जब वह अपने कमरे से बाहर आया,
तब तक मैं खाना खत्म कर चुका था। वह मेरे सामने बैठकर सिगरेट पीने लगा। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। कुछ चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं यह सुनकर चौंक गया, समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। बस इतना जानता था कि मेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। उसने मुझे कमरे में ले जाकर सबसे पहले नहाने को कहा। पहली बार मैंने इतना मुलायम बिस्तर देखा था। नहाने के बाद मैंने साफ कपड़े पहने। अब मेरी ज़िंदगी यहीं बीतने लगी। मैं बहुत खुश था। मुझे बैठकर खाना मिलता था और सुबह स्कूल भेजा जाता था। जब शाम को लौटता तो मेरे लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार होता। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे अजीब लगती थी, और वह थी कि मालिक प्रमोद मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था। वह सिर्फ मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कैसी चल रही है पढ़ाई? और मैं जवाब देता। जब वह देर रात घर लौटा, तो ऐसा लगता जैसे वह नशे में था। एक बार मैंने उसे फ़ोन पर किसी से सख्त लहजे में बात करते सुना। मेरा काम हमेशा वक्त पर होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की परेशानी सुनना नहीं चाहता। फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया। जब उसने देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तो मुस्कुराते हुए बोला, आओ जाओ बेटे, अपने कमरे में जाओ। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक ऐसा देखा जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। समय बीतता गया और मैं बड़ा हो गया। लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि अब वह मुझ पर गुस्सा करने लगा था। कुछ समय बाद उसने मुझे अपने साथ बड़े होटलों, रेस्टोरेंट और बड़ी-बड़ी इमारतों में ले जाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि जिन जगहों पर वह जा रहा था, जिन जगह लोगों से वह मिल रहा था और जो वह काम कर रहा था, वे सब सही नहीं थे। वह गलत तरीके से पैसा कमा रहा था। असल में वह गैर कानूनी धंधे में लिप्त था। एक दिन वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया और बोला, यह दुनिया सीधी चाल से चलने के लिए नहीं बनी। अगर यहाँ चैन से जीना है, तो थोड़ा टेढ़ा काम भी करना होगा। यह तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, जैसे उसे मेरे जवाब का बेसब्री से इंतजार हो। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ। उसने मेरी परवरिश 13 साल की उम्र से 18 साल तक अच्छे से की थी। हालांकि 2 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक मामा-मामी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए थे। उनके सारे जुल्म मुझे आज भी याद हैं। मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ। मेरे पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और मैंने प्रमोद से कहा, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, जिससे वापस लौट आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। वह एक गैंगस्टर था और उसने मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। वह गैर कानूनी हथियारों की तस्करी भी करता था। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में पूरी तरह से उतर चुका हूँ। मैं उसका दाहिना हाथ बन चुका था। पहले मैं सिर्फ उसके कामों की देखरेख करता था, लेकिन धीरे-धीरे सारा काम मेरे हाथों में आने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने को खुद को बॉस प्रमोद जैसा समझना शुरू कर दिया। मुझे यकीन हो गया था कि असली ताकत सिर्फ पैसे की होती है, जो हर दरवाजा खोल सकती है। मैंने उस लड़के को मारकर खुद को एक बार फिर से जन्म दिया, जो कभी सड़कों पर भटकता था, जिसे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी बर्तन धोने पड़ते थे। फिर एक दिन प्रमोद ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है। अगर तुम दुबई जाकर हमारा काम कर सको, तो तुम बहुत सफल हो सकते हो। तुम असली काम वही सीखोगे और फिर वापस आकर सब कुछ सँभालोगे। तब सब कुछ आसान हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए कह रहा था और मैंने उसकी बात मान ली। फिर मैं दुबई चला गया। वहाँ मुझे पूरे 5 साल लगे। वहाँ की ज़िंदगी अलग थी, दुनिया अलग थी, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने साथ रखी, वह यह सबक था कि ताकत के बिना कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। मैंने वहाँ जाकर अपने और बॉस प्रमोद के काम को बहुत आगे बढ़ाया। हमेशा पुलिस की नज़रों से बचता रहा और उसके दिए हुए सभी काम पूरे करता रहा। मेरे रास्ते अब बदल चुके थे।
मेरे हाथ मजबूत हो चुके थे और कुछ ही सालों में प्रमोद चाहता था कि मैं उसका उत्तराधिकारी बनूं। फिर एक दिन उसने मुझे भारत वापस बुलाया। मैं लौट आया। यहाँ आकर मुझे यह खबर मिली कि मेरा मामा मामी मर चुके थे। उनकी मौत पर मुझे कोई पछतावा नहीं था, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था, और वह था उनकी बेटी प्रगति का क्या होगा। मैं इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सका। उनके मरने की खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा बदले की आग जलने लगी। अब मैं ताकतवर भी था और कामयाब भी। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बॉस प्रमोद किसी जरूरी काम के लिए लंदन जा रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि प्रकृति अपने माता पिता के बिना क्या कर रही होगी। मैंने सोचा कि उसके माता पिता से मैं बदला नहीं ले सकता। वे तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए जुल्मों का बदला मैं उनकी बेटी से ले सकता हूँ। और फिर वह उनकी सबसे प्रिय संतान थी। जब उसे वही दर्द मिलेगा तो उसके माता पिता ने मुझे दिया था, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया और सोचा कि अब बदला लेने का समय आ गया है। जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत मामी के घर पहुंच गया। वही घर जहां मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। मैं उस टूटी फूटी हवेली में पहुंचा, जो अब और भी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद प्रकृति ने किसी के आने की आहट सुन ली थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वह तुरंत कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, तुम। इतने सालों बाद भी उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वह रोने लगी, मेरे पास आई। उसे लगा कि मैं उसे चुप कराऊंगा, उसे दिलासा दूंगा, लेकिन मैंने मामी और मामा की मौत की वजह तक नहीं पूछी, क्योंकि सच कहूं तो इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा गुस्सा बढ़ गया। शायद यह वही पुरानी नफरत थी जो उसे देखकर और भी तेज हो गई थी। वो रोते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। मेरे चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। मैंने कहा, क्या यह खुशी के आंसू हैं कि मैं घर में आया हूँ, या अपने माता पिता की मौत का गम है? वह मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगी, जैसे मेरी बातों से हैरान हो। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले की तरह आज भी वह पूरी तरह से चुप थी। मैंने कहा, अब से तुम मेरे घर में रहोगे। वह हल्की आवाज में बोली, क्या यह सच है? उसकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी। मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर मुझे लेने आओगे। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों लगा रखी थी कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा? खैर, तुम्हारी उम्मीद अब पूरी हो गई है। चलो मेरे साथ। मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और उसे बॉस प्रमोद के घर ले गया। हालांकि अब मैंने अपनी कमाई से कई और मकान खरीद लिए थे, लेकिन इस घर में मैंने बहुत समय बिताया था, इसलिए मुझे यहाँ की आदत हो गई थी। मैं कार चला रहा था और प्रगति मेरे बगल की सीट पर बैठी थी। उसने कहा, तुम बचपन से बेहतर हो गई हो। मैंने भी गर्व से मुस्कुराते हुआ कहा, क्यों नहीं? क्या तुमने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप के पैरों में पड़ी जूठन खाऊंगा? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी यह बात सुनकर वह पूरी तरह से खामोश हो गई। फिर मैं उसे घर के अंदर लाया। सभी नौकर मुझे एक लड़की के साथ घर में आते देख हैरान थे, ताकि नौकरों को कोई गलतफहमी न हो। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मैंने प्रकृति को पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। सभी नौकर यह देखकर हैरान और डर रहे गए थे। वे जानते थे कि मैं उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ जो मेरे प्रति अन्याय करते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ मेरे इस बर्ताव ने उन्हें और भी चौंका दिया था। प्रकृति की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है ताकि मैं उन अत्याचारों का बदला ले सकूं जो तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर वर्षों पहले किए थे। यह सुनते ही प्रकृति ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, तेजस, मेरी बात
एक बार सुनो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ तुम्हें अपने माता-पिता के कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, तो अब तुम्हें मुझे अपनी बातों में फँसाने की कोशिश कर रही हो। उसने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन मैंने उसे ज़मीन से उठाया और उसके कंधे को ज़ोर से झकझोरा और कहा, तुम ही वह वजह थी जिसकी वजह से मामा-मम्मी मुझे हमेशा तुम्हारे से नीचा समझते थे। मुझे तुमसे हमेशा कम आंका जाता था। हर बात में तुमसे तुलना की जाती थी। मेरी जोरदार आवाज़ से वह बुरी तरह डर गए। सभी नौकर भी अपनी जगह स्तब्ध खड़े थे। आज पहली बार उन्होंने मुझे इस कदर गुस्से में देखा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। जिस तरह मुझे घर में नौकर की तरह रखा गया था, उसी तरह मैं भी तुझे सज़ा दूँगा। प्रकृति घबराकर बोली, सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए घर के छोटे स्टोर रूम की तरफ ले गया, जहाँ पुराने और बेकार सामान रखे जाते थे। मैंने उसे अंदर धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा बुरा समय अब शुरू होता है। मेरी बात सुनकर वह सन्न रह गई, लेकिन मैं बिना रुके दरवाजे को बाहर से बंद कर आया। वर्षों पहले मैं उस घर में भूखा प्यासा रखा जाता था। कई दिनों तक मुझे खाना तक नहीं दिया जाता था। अब यही सजा मैं इस लड़की को देने वाला था। 2-3 दिन बीत चुके थे। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन आज दोपहर मैं उसे देखने स्टोर रूम में पहुंचा। वह जमीन पर एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे आते देखा, उसने अपनी आंखें खोल ली और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसे मुझसे कोई शिकायत ही नहीं थी। मैं धीरे से उसके पास बैठ गया और बोला, तुम्हें भूख लगी है? उसने सिर हिला दिया। मैंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर खाने के लिए कहा। नौकरानी ने एक प्लेट में खाना लाकर दिया। मैंने प्लेट उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, लो खाना खा लो। प्रकृति की आंखें खाने को देखकर चमक उठी, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने अचानक प्लेट वापस खींच ली और जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, लो खाना, हाथ बढ़ाकर ले लो। लेकिन जब भी वह हाथ बढ़ाती, मैं प्लेट को फिर से पीछे कर लेता। मैं उसे चिढ़ा रहा था और यह सब करके मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह भूखी थी, लेकिन उसके होठों से कुछ भी नहीं कहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे इस हाल में देखकर और उसे चिढ़ाकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तभी मकान मालिक प्रमोद घर आ गए। उन्होंने बताया कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए वह घर वापस आ गए और अब वह अगले महीने वापस जा सकते हैं। फिर उन्हें नौकरों के जरिए पता चला कि मैंने एक लड़की को घर में कैद करके रखा है। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने स्टोर रूम में एक लड़की को बंद कर रखा है? आखिर उससे किस बात का बदला ले रहे हो? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, बस पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ठीक है, दुश्मनी निभाओ, लेकिन एक बात याद रखना, दुश्मन के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वह किसी बड़ी हकीकत तक पहुंचने का रास्ता हो। उसकी बातों में गहराई थी, लेकिन मुझे लगा कि उनकी बातों का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। जब से प्रमोद वापस आए थे, मैं कमरे में ही फंसा रहा, जिसकी वजह से मुझे स्टोर रूम में जाकर प्रकृति से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ दिन बाद जब मैंने स्टोर रूम का ताला खोला और अंदर गया तो देखा कि प्रकृति वहां नहीं थी, जहां वह हमेशा बैठी रहती थी। मैं घबरा गया, पूरे स्टोर रूम में इधर-उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वह ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। अचानक उसे देखकर मैं डर गया। आज उसके चेहरे पर एक अजीब-सा दुःख था, लेकिन थकान नहीं थी। मैंने कठोर स्वर में पूछा, "कहाँ थी तुम?" वह शांत स्वर में बोली, "कहाँ हो सकती हूँ? मैं तो यहीं थी, यह टूटी कुर्सी के पीछे बैठी थी।" मुझे लगा कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि स्टोर रूम का दरवाज़ा
बाहर से बंद था। मैंने खुद अपने हाथों से ताला लगाया था और उसकी चाबी मेरे कमरे के स्टैंड में टंगी थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम होगा। मैंने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, अगर किसी कभी बाहर निकलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। वह डर गई और कुछ नहीं बोली। अब मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण मैं सिर्फ रात को 1-2 घंटे ही उस पर निगरानी रख सकता था। कुछ दिनों बाद जब मैं दोबारा स्टोर रूम में गया तो देखा कि वहाँ एक कोने में बैठी थी। न जाने क्यों आज उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कैद में नहीं थी। उसके चेहरे पर भूख और प्यास की छवि नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे की रेखाएं वैसी नहीं थी जैसी बचपन में मेरी हुआ करती थी। जब उसके माता-पिता ने मुझे भूखा प्यासा रखा था, खाना नहीं दिया था, मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ था। एक दिन मैंने घर में मौजूद एक नौकर को पैसे दिए और कहा कि इस लड़की पर नज़र रखना, क्योंकि अपने काम में व्यस्त होने की वजह से मैं इस पर ठीक तरीके से नज़र नहीं रख पा रहा था। ठीक अगले ही दिन उस नौकर ने मुझे बताया, मालिक, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने इस लड़की को पीछे वाली खिड़की से कहीं जाते हुए देखा है। उसने कहा, मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानता यह कहाँ जाती है। मैंने गुस्से में आकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुझे इतना पता चल गया था तो तू इसका पीछा भी कर सकता था। आखिर किस चीज के पैसे लेता है तू? आधा अधूरा काम करता है और पूरा पैसा लेता है। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि यह लड़की जरूर कहीं जाती है। उस दिन भी मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी, बल्कि इस लड़की ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी थी। गुस्से से जलता हुआ मैं स्टोर रूम पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सबसे पहले अंदर से सारी खिड़कियां बंद कर दी और नौकर को बाहर से भी बंद करने का इशारा किया। मैंने खिड़की को भी ताले से जड़ दिया। फिर मैंने उसकी ठोड़ी कसकर दबाई और कहा, बता कहाँ जाती है तू? कोई प्रेमी है तेरा? अगर हाँ तो उसे यहाँ बुला। मैं उससे सामना करना चाहता हूँ। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगी। यह मैंने पहले ही समझा दिया था तुझे। चरित्रहीन लड़कियां किससे मिलने जाती है? मैंने तर्ज कसते हुए कहा। और तूने तो मौके का फायदा भी उठा लिया, क्योंकि खिड़कियां खुली थी तो आसानी से यहाँ से कूद सकती थी और मुझे भनक तक न लगती। मैं समझ गया हूँ कि तू यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि तू लौटकर यहीं आती है। वह दर्द से कराते हुए बोली, छोड़ो मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मैंने उसकी थोड़ी और जोर से दबा दी। फिर उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि वह चीख उठी। मैं ठहका होते बोला, जब तुझे तकलीफ होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब बता, कहाँ जाती है? किससे मिलने जाती है? मैंने क्रूरता से कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, तो तूने जरूर कोई प्रेमी बना लिया होगा। लेकिन क्या हुआ? वह तुझे बचाने नहीं आया? वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, तेजस, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ये काम क्या कर रही हो? यह बिल्कुल गलत है। मैंने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, जो मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है, लेकिन जो चालाकी तुम मुझसे कर रही है वह बहुत ज्यादा दिन सुख नहीं रहेगी। यह कहते हुए मैंने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह स्टोर रूम में रखे टूटे फूटे लकड़ी के सामान पर गिर पड़ी। उसकी देह पर चोट आई, लेकिन उसकी तकलीफ और पीड़ा देखकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। मैं उसे फिर से स्टोर रूम में कैद करके बाहर आ गया और सोचने लगा कि कई दिनों से मैंने उसे खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं भेजा था, फिर भी उसके चेहरे पर वह उदासी क्यों नहीं थी जो किसी भूखे पीसे प्यासे इंसान के चेहरे पर होती है। उसके शरीर में वह कमजोरी क्यों नहीं थी जो कुछ समय पहले मेरे शरीर में थी। मुझे यह बात भी पता करनी थी। मुझे लगा कि अब वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसने फिर से घर से बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका पता नौकर ने मुझे दिया। उसने कहा कि इस बार वह लड़की बहुत दूर तक गई थी और मैं उसका पीछा करता रहा, लेकिन एक जगह जाने के बाद यह लड़की अचानक गायब हो गई और फिर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। ना ही मैं उसका
पीछा कर सका और ना ही यह पता लगा सका कि वह किससे मिलने गई थी और यहाँ गई भी थी। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर वह स्टोर रूम से बाहर निकली कैसे? अब मैंने तय कर लिया था कि मुझे कुछ करना ही होगा। नौकर ने मुझे बताया कि वह दिन में नहीं, कहीं नहीं जाती, लेकिन जहाँ भी जाती है रात में ही जाती है। मैंने घर के पीछे की निगरानी शुरू कर दी, क्योंकि सामने पहले से ही गार्ड्स मौजूद थे और वहाँ पहले से ही बहुत कड़ी सुरक्षा थी। 27 सितंबर की रात थी। घड़ी में रात के 4:30 बज रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं बस इधर-उधर टहल रहा था। जैसे ही मैंने किसी के आने की आहट सुनी, मैं पेड़ के पीछे छिप गया और धीरे छिप खड़ा हो गया। मैंने देखा कि प्रकृति धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए सामने से आ रही थी। उसके अपना दुपट्टा चेहरे पर डाल रखा था। शायद वह अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मैं दौड़कर उसकी ओर गया और उसे पकड़ लिया। वह इतनी डर गई जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इसे इस तरह रंगे हाथों पकड़ लूँगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए तुरंत घर के अंदर ले गया और उसने अपने मजबूत हाथों से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह एकदम सन्न रह गई और अपना गाल पकड़कर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुस्से में कहा, कहाँ जा रही थी? बता, स्टोर रूम से बाहर कैसे निकलती है? मैंने जल्दी से उसके बाल पकड़ लिए और कहा, इतने दिनों से तुझे यहाँ खाना भी नहीं दिया जा रहा और तुझे कैद में रखा गया है। फिर भी तेरा हाल मुझे इतना सामान्य क्यों दिख रहा है? इस पर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बोल। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इस बार उसने कांपती हुई आवाज में अपना मुंह खोला और कहने लगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ। मैंने उन्हें के चेहरे की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, कौन सा सच? वह कांपते हुए बोली, जिन लोगों ने तुम्हें बचपन में सताया था, वह तुम्हारे असली मामा मामी नहीं थे। उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। मैं उसकी बात सुनकर हक्का-बक्का रह गया। उसने आगे कहना शुरू किया, जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कोई आम इंसान नहीं हो। तुम एक बड़े डॉक्टर के बेटे हो। असल में कई साल पहले बंगले में पति-पत्नी काम किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस बंगले में वे काम करते थे, वहाँ डॉक्टर साहब का परिवार रहता था, जो एक बहुत बड़े ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। वे दोनों उस बंगले में कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी नज़र तुम पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह डॉक्टर बहुत अमीर है, क्यों ना उसके बच्चे को किडनैप करके फिरौती की मांग की जाए। मैं प्रकृति की बातों को सुनकर चौंक गया। उसने आगे कहा, उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया और तुम्हारे माता-पिता को उनके किराए के घर से फ़ोन करके फिरौती मांगी। तुम्हारे माता-पिता ने किसी तरह इन लोगों को पैसे भेज दिए, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें उन्हें सौंपा ही नहीं, क्योंकि अगर वे तुम्हें वापस सौंप देते, तो तुम उन्हें सच्चाई बता देते कि घर के ही नौकरों ने तुम्हें किडनैप किया है। मैं स्तब्ध खड़ा था। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई थी। इसलिए तुम्हें बताया गया था कि जब तुम 2 साल के थे, तभी तुम्हारे माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे माता-पिता अब भी ज़िंदा हैं। उस समय तुम 4 साल के थे और 4 साल का बच्चा कुछ हद तक सच्चाई बता सकता है, भले ही बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। इसलिए उन्होंने तुम्हें पैसों के साथ अपने साथ ले लिया और इस शहर में ले आए। हालाँकि इन लोगों ने एक सोची-समझी योजना बनाई थी। उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। अपने लिए एक नया घर खरीदने के बाद वे तुम्हें इस शहर में ले आए और उन्होंने पहले ही अपने मालिकों से कह दिया था कि वे कुछ समय बाद यहाँ की नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन जब तुम गायब हुए, तो ये लोग तुम्हारे परिवार से लगातार मिलते रहे ताकि किसी को उन पर शक न हो और फिर जब पुलिस ने तुम्हें हर जगह ढूँढा, तब भी तुम न कहीं नहीं मिले। समय बीतता गया और तुम इन लोगों को लगा कि सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। तब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर जाने के बहाने इस शहर में बस गए। लेकिन ये लोग तुम्हें पाल नहीं सके। उन्होंने तुम्हें नौकर बनाकर अपने घर में रखा।
वैसे ही जैसे इन्होंने मुझे रखा था। मैं इनकी असली बेटी नहीं थी, बल्कि ये लोग मेरे चाचा और चाची थे। मेरा असली पिता गांव का जमींदार था और मेरा चाचा बचपन से ही छोटे-मोटे चोरी-चकारी करता था, इसलिए उसे गांव से निकाल दिया गया था। लेकिन जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ भी सदमे में कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गई, तब इन लोगों ने मेरे पिता की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन गांव वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। गांव वालों ने कहा कि अगर तुम इस लड़के की परवरिश की जिम्मेदारी लोगे, तो हम तुम्हें हर महीने इसका खर्च भेजते रहेंगे और साथ ही जमीन से आने वाले अनाज का पैसा भी मिलता रहेगा। लेकिन शर्त यह थी कि तुम्हें इस लड़की को पालना पड़ेगा। यही वजह थी कि ये लोग मुझे अच्छा रखते थे और तुम्हें बुरी तरह पीटते थे। जब तुम यहाँ से चले गए, तब मुझे सच्चाई का पता नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन मैंने चाचा और चाची को आपस में बात करते सुना कि उन्होंने कैसे तुम्हारे तुम्हारे परिवार से अलग किया था। बाकी की सच्चाई मुझे तब पता चली जब चाचा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन चाची को अचानक एक भयानक बीमारी हो गई, जिससे उसकी भी मौत करीब आ गई थी। अपनी बीमारी के दौरान मैंने उसकी बहुत सेवा की। उसे लगा कि अब वह मरने वाली है, इसलिए एक दिन उसने मुझे पूरा सच बता दिया कि मैं कौन हूँ और तुम कौन थे। वह मुझसे माफ़ी माँग रही थी। साथ ही अपने आखिरी समय में उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ-साफ बता दिया कि तुम्हारे माता-पिता डॉक्टर थे, लेकिन मैं तुम्हारे असली माता-पिता के बारे में और भी जानकारी लेना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि तेजस के माता-पिता कहाँ रहते हैं? मैं उससे तुम्हारे घर का पता पूछना चाहती थी, लेकिन अपने आखिरी पलों में, अपनी टूटती साँसों में, उसने मुझे सिर्फ़ इतना ही बताया कि जिस घर में तेजस रहता था, वहाँ एक डॉक्टर रहता था। वह घर में काम करता था और जिस घर में उसने तुम्हें किडनैप किया था, वह बागेश्वर में है। बागेश्वर यहाँ से सिर्फ़ 1 घंटे की दूरी पर है। वह तुम्हारे घर का पता साफ-साफ नहीं बता पाया और फिर उसकी साँसें रुक गई। उसकी आँखें बंद हो गई, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। मुझे तुम्हारे माता-पिता से बात करनी थी और उन्हें बताना था कि उनका बेटा ज़िंदा है। मैंने तुम्हारे बारे में और जानकारी हासिल की, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि तुम बहुत अमीर आदमी बन चुके हो और काम के सिलसिले में दुबई चल चल गए हो। मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करने लगी और हर दिन बागेश्वर जाकर तुम्हारे घर की तलाश करने लगी। मैं उस शहर की गलियों में भटकती रही ताकि तुम्हारे असली परिवार की खोज सकूं और उन्हें बता सकूं कि उनका बेटा जिंदा है। लेकिन फिर तुम आ गए और मैं तुम्हारे परिवार से नहीं मिल पाई। तुमने मुझे यहाँ कैद कर लिया। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना था और तुम्हारे घर को ढूंढना था। मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना था, क्योंकि हर दिन बागेश्वर जाती थी और यहाँ आने के बाद भी जाना चाहती थी। लेकिन तुमने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। एक दिन मैंने बाहर किसी की आवाज़ सुनी। मैंने किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैंने स्टोर रूम में रखी सारी चीज़ें दरवाजे के पास इकट्ठी की और किसी तरह स्टोर रूम के ऊपर बनी चादर पर चढ़ गई, जहाँ से मैं स्टोर रूम के बाहर का नज़ारा देख सकती थी। जहाँ इस घर की एक नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, मैंने उसे आवाज़ लगाई और कहा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और तब जाकर उसने मेरी बातों पर विश्वास किया। उसने मेरे लिए स्टोर रूम की पीछे की खिड़की खोल दी। मैं खिड़की से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी तुमने खिड़कियां भी बंद करवा दी। नौकरानी को पता था कि तुम स्टोर रूम की चाबी हमेशा अपने कमरे में ही रखते हो, इसलिए उसने तुम्हारे कमरे से चुपके से चाबी चुरा ली और मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। नौकरानी यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम हमेशा से ही नौकरों के प्रति बहुत समझदार और दयालु रहे हो। तुमने हमेशा उनकी मदद की है। जब नौकरानी को पता चला कि तुम्हारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, तो उसका दिल पिघल गया और उसने मेरी मदद करने का फैसला किया।
इतना कहने के बाद प्रकृति चुप हो गई। मैं जोर जोर से तालियां बजाने लगा और कहा, कहानी बहुत अच्छी है। तुमने यह कहीं से सुनी या खुद बनाई है? मेरी बात सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं कि क्यों करूं कि मेरा परिवार जिंदा है और बचपन में मेरा अपहरण हुआ था और तुम्हारे पिता के पास भी बहुत सारी संपत्ति थी। यह पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया, जो मैंने आज पहली बार देखा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत हो गया। मैं बचपन से लेकर अब तक चुप रही। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, तो तुम मेरे साथ बागेश्वर चल सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में पता लगा लिया है। वे लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तुम अपने परिवार से मिलोगे, तो वे तुम्हें पहचान लेंगे। वह बहुत आत्मविश्वास से यह सब कह रही थी। मैं जोर से हंस पड़ा और कहा, ठीक है, चलो बागेश्वर। फिर मैंने उसके बाल कसर पकड़ लिए और उसे जोर से पकड़ते हुए मैंने कहा, अगर यह सब झूठ निकला या अगर तुमने किसी भी तरह से मुझे अपने किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, तो याद रखना, मेरी जेब में हमेशा एक पिस्तौल रहती है और मैं उसकी सारी 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेजस, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और बागेश्वर की ओर चल पड़ा। उसने मुझे रास्ता बताया और किसी तरह हम वहां पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा बंगला था। मैं उसे लेकर वहां पहुंचा। सुबह के 6 बज चुके थे और चारों ओर हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हमें देखकर बंगले के मालिक और मालकिन बाहर आकर हमारे सामने खड़े हो गए। प्रकृति ने हमें मामी की बताई हुई हर एक बात विस्तार से बताई और कहा, आज मैं आपके बेटे को आपके सामने लेकर आई हूँ। वहाँ एक मोटी बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जो मुझे और वहाँ खड़े हुए उनके पति को आश्चर्य से देख रही थी। उनके पति के बाल पूरी तरह सफेद थे और उन्होंने सफेद रंग का लेंस वाला चश्मा पहना हुआ था। इस आदमी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, जो यह साबित कर रहा था कि मैं उनका ही बेटा हूँ। प्रकृति ने जो कुछ भी मामी की बताई बातों के आधार पर उन्हें बताया और जो कुछ भी उन्होंने अपने बेटे के लापता होने के लक्षणों के बारे में बताया, वे सच साबित हो रहे थे कि आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा है। और अब मुझे भी इस पर विश्वास होने लगा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला नीचे आई और पूछा, क्या जो कुछ भी मैं अपनी आंखों से सामने देख रही हूँ, क्या वह सच है? उन्होंने खुशी से कहा, मेरा पोता मेरे सामने खड़ा है। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। उन्होंने यह कैसे पता चला कि मैं उनका पोता हूँ? फिर उन्होंने मुझे बताया, तुम्हारा एक कान बचपन से नीचे की ओर से कटा हुआ है, क्योंकि जब तुम 3 साल के थे तो सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे सीढ़ियों की रेलिंग तुम्हारे कान पर लग गई थी और तुम्हारा कान कट गया था। मेरी दादी जैसे ही आई, उन्होंने सबसे पहले मेरे कान पर ध्यान दिया, क्योंकि वे अपने कमरे से हो रही कानाफूसी को सुन रही थी। मेरे माता-पिता को यकीन हो गया कि मैं उनका ही बेटा हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे गले लगा लिया, जबकि मैं आश्चर्यचकित था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने वर्षों बाद आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे माता-पिता, मेरी दादी, सभी ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने लोग अभी भी जीवित हैं और वो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गया था। मैं फूट-फूट कर रो रहा था। मैंने अपना परिवार पा लिया था, लेकिन दूसरी ओर प्रकृति के साथ गलत हुआ था, जिसे मैं हमेशा उनकी बच्ची समझ मानता था, लेकिन वह उनकी बच्ची नहीं थी। उनका उसे अपने पास सिर्फ ज़मीन से आने वाले पैसों के लालच में रखा था। यही कारण था कि वे उससे बहुत प्यार दिखाते थे, ताकि अगर गाँव के लोग आकर उससे कुछ भी पूछें, तो वह यह न बता सके कि इस पर घर में उसके साथ अत्याचार होता है। मैंने प्रकृति की ओर देखा और उसकी आँखों में आँसू थे।
लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने उसके साथ क्या किया। बचपन से लेकर आज तक मैं उसे बुरा समझता रहा, लेकिन वह हमेशा चुप रही। मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल सकता था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज यह सब उसके कारण संभव हो पाया। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी माँगने लगा। उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक सवाल मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा था। मैंने पूछा, "बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ इतना बहुत बुरा व्यवहार करता रहा, तुमने प्रताड़ित करता रहा, तुम्हें कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया?" उसने पहले अपनी आँखें बंद की, जिसने आँसू टपकने लगे। फिर जब उसने आँखें खोली तो कहा, "क्योंकि मुझे बचपन से ही तुम पसंद थे, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बुरी घटनाएँ होती थी, मुझे तुम पर दया आती थी। लेकिन समय के साथ यह दया और सहानुभूति पर प्रेम में बदल गई।" इतना कहकर उसने अपने आँसू पोंछ लिए और कहा, "तुम्हें अपना परिवार मिल गया है, अब मुझे अपनी कैद से मुक्त कर दो।" मैंने उससे हाथ पकड़कर कहा, "नहीं, अब तुम मेरी कैद से कभी मुक्त नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहता हूँ।" यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह मेरी बातों में विश्वास नहीं कर पा रही थी। मुझे अपना परिवार भी मिल गया था और अपना प्यार भी। लेकिन अब मुझे उस गलत काम को छोड़ना था, जो मैं करता था। क्योंकि प्रकृति की वजह से यह संभव हुआ कि मेरा वह दिल जो कभी पत्थर बन चुका था, फिर से पिघल गया था। मैं मास्टर प्रमोद के आने का इंतज़ार कर रहा था, कब वह आएँगे और मैं उन्हें बताऊँगा कि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन तभी एक खबर ने मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचाई। मास्टर प्रमोद जो कुछ दिनों के लिए फिर से अमेरिका गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया कि भगवान ने मुझे एक ही बार में सारी खुशियाँ दे दी, लेकिन उनके जाने का दुःख मुझे बहुत हुआ। क्योंकि भले ही उन्होंने मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल रखा था और मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपने परिवार के पास लौट आया। मैंने सारे अवैध काम छोड़ दिए। जैसे-जैसे मैं अपने परिवार के साथ रहने लगा, मुझे एहसास हुआ कि परिवार से दूर रहना बहुत दुःख की बात होती है और उसके पास होना किसी महान सुख से कम नहीं। मैंने प्रकृति को भी अपने घर में जगह दी और कुछ समय बाद मेरे परिवार ने मेरी शादी उससे करवा दी। जीवन हमें बहुत से अनुभव सिखाता है। कभी-कभी जो चीज़ हमें बुरी लगती है, वही हमारे जीवन में बदलाव लाने का कारण बनती है। हमें हमेशा अपने परिवार और अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद उन्हें पाना आसान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।